जेएनयू का शायद 7वां दिन 6वां दिन है। आपको जो बैज ऑफ ऑनर मिला है उसमें आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जब से ये बातचीत हमने देखी सुनी, जेएनयू टीए की तरफ से जब आपने कहा ना कि उसको सुनना मुश्किल था, तो हमने भी उसकी पूरी पर्ची बनाई कि एक एक लाइन कैसे सुना जाए और उसका क्या क्या जवाब दिया जाए। कुछ बातें तो पहले हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बातें और हम उसमें जोड़ेंगे। लेकिन जेएनयू ने जो अभी अपने वाइस चांसलर का काला चिट्ठा खोला है, मुझे अपना विश्वविद्यालय डीयू याद आ रहा है कि काश वहां भी ऐसा एक जेएनयू होता तो आपके वाइस चांसलर से कहीं ज्यादा बड़ा घूसखोर और भ्रष्टाचारी डीयू का वाइस चांसलर निकलेगा। इसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो आपके यहाँ 5000 हुए नहीं। 5000 गमले रखवा करके कोई कितना कमा लेगा? 5000 अपॉइंटमेंट से बहुत कुछ हो सकता है। वो 47 तक विकसित भारत बन सकता है। शायद इसीलिए जेएनयू चुभता है, क्योंकि जेएनयू में चाहे वो शिक्षक संघ हो या छात्र संघ, वो अब भी विश्वविद्यालय का मतलब क्या है, इस मतलब को बचाए हुए है और उसके लिए लड़ रहा है। इसी पर आपके ऊपर हमला हो रहा है कि आप लड़ न पाए। विश्वविद्यालय इसके लिए नहीं होते कि जो वाइस चांसलर आ गए और उन्होंने जिसकी कृपा से वाइस चांसलरी पाई, वो जो फरमान निकाले वही सच है। जेएनयू ने इस देश को समझाया, और अभी संदीप भाई ने वो इतिहास बताया और हम सब जानते हैं कि जब जब लोकतंत्र पर, संविधान पर या अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ, तो विश्वविद्यालयों ने देश को बताया कि सवाल करना जरूरी है, प्रतिरोध जरूरी है। और उसमें जब बाकी विश्वविद्यालय हार रहे थे, मैं जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल के आया हूं, एक जमाने में उसका भी इतिहास है कि ऐसे ही तानाशाह जब दिल्ली की सरकार पर बैठे थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने उनको काला झंडा दिखाया और कैंपस में घुसने नहीं दिया था। और वो जेएनयू के साथ भी वो हिस्सा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब वो विश्वविद्यालय बहुत बर्बाद हो चुके हैं, और इसलिए जेएनयू को एक नजीर की तरह होना था, और उसको नजीर न बन सके कि विश्वविद्यालय कैसे हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर कई तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। और मेरा मानना है, शुरुआत में ही ये बात मैं अपनी चिंता जाहिर कर रहा हूं, कि अगर इस बार इस तरह के हमलों को आप रोक नहीं पाए, तो फिर अगली बार तो इसी तरह से विद्यार्थी और शिक्षक को आपके पैरेलल आपके विरोध में खड़ा कर दिया जाएगा। और अभी भी विरोध में वो होंगे, लेकिन अभी वो चुप होंगे। इसलिए बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और उस बड़ी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही हम अभी भी डीयू से बाहर हैं, लड़ने वाले लोगों को यही उनके साथ तमगा जो मिलता है वो तमगा लेकर के खड़े हैं। लेकिन अभी जो मैं पॉडकास्ट पर बात करूंगा, जो आपके वाइस चांसलर का अद्भुत पॉडकास्ट है, उसे देखते हुए मुझे एक पॉडकास्ट याद आया, पता नहीं आपकी नजरों से गुजरा है कि नहीं। उसमें एक मोहतरमा है, वो एक साधु भेषधारी मैं कह रहा हूं, उस व्यक्ति का इंटरव्यू पॉडकास्ट में ले रही हैं। तो उस इंटरव्यू में वो बोलता है कि सूरज के पीछे भी एक धरती है, और मैं 3-4 बार वहां जा चुका हूं। तो उस पॉडकास्ट में महिला ने पूछा कि वहां किसकी पूजा करते हैं लोग? तो उसने कहा कि चूंकि बहुत लंबा सफर था, जाने में बीच में कई जगह एलियन मिले, वहां मैं बहुत देर तक नहीं रह पाया कि उनके कल्चर को समझ पाऊं। अगली बार जाऊंगा तो पता लगा कि आऊंगा कि वहां किसकी पूजा करते हैं। उससे बेहतर पॉडकास्ट तो ये कतई नहीं है, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता। उसमें तो फिर भी एक चीज मिल गई है, नासा हो सकता है इस बात को खोजेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सूरज के पीछे जो दूसरी धरती है, वहां भी संस्कृत ही बोली जाती होगी। मेरे ही कॉलेज में एक विद्वान आया था, उसने कहा कि नासा संस्कृत पर शोध कर रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में यही चलती है। पता नहीं जेएनयू वाले उस शोध तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उन्होंने पॉडकास्ट जो शुरू किया, तो सबसे शुरुआत में उनकी चिंता क्या थी? टैक्स पेयर के पैसे से सस्ती शिक्षा मिलती है, सुना होगा आपने।
और टैक्स पेयर के पैसे की इतनी चिंता देश के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को नहीं है, क्योंकि सबसे सस्ती शिक्षा आपको मिलती है। और उस शिक्षा को पाने के बाद आप सवाल करते हैं। उन्होंने 3-4 बार शुरू में ही टैक्स पेयर का वो दोहराया। इसका एक मैसेज तो ये है कि फीस महंगी करने की पॉलिसी वो बनवा चुके हैं। इसीलिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन चुका है। हमने उसको कहा कि वो विकसित भारत नहीं, अनपढ़ भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम बन रहा है, क्योंकि वो इतना महंगा, उसमें कोई फंडिंग की जरूरत ही नहीं। यूजीसी ग्रांट देती थी, वहां कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। तो शिक्षा को बेचने के लिए उन्होंने जो काम किया है, और चुनाव के बारे में उन्होंने इसमें बोला है, अगर मैं गलत कहूं तो बताइएगा, उनको इस बात की पीड़ा थी कि एबीवीपी हार गया चुनाव, और लेफ्ट के सारे लोग, उन्होंने तो कहा 17 लोग अलायंस में थे, ऐसा कुछ है क्या? और है ना, उन्होंने बहुत चिंता थी वाइस चांसलर को, हालांकि बहुत तटस्थ और निष्पक्ष हैं, लेकिन उनको इस बात की पीड़ा है कि लेफ्ट यूनिटी बनाकर जीत गया, और उसमें वो पिज्जा खिलाने की भी बात कर रही हैं। सुना आपने? मैं इस बात को देख करके हैरान था। ये सब तो हमारे डीयू में होता है, और जेएनयू में इस तरह से चुनाव हुआ। उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा है कि लेफ्ट हार गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बधाई देना शुरू करती हैं। अभी आपने कहा ना कि कमलवत चरणों की बात, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिखी। पहले एक समय है, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो एक बार वो लॉन में टहल रहे थे, तो कुछ विद्यार्थी गए, जो हम लोग की तरफ एक सामंती सोच में बताया जाता है कि संस्कार यही होता है कि आप पैर छुओ। हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक प्रोफेसर था, उसने बताया कि पैर छूने की बात क्यों कही जाती है पता है? क्योंकि पूरे दिन जब शरीर सक्रिय रहता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही होती है। तो जब कोई व्यक्ति उसे हाथ से छूता है और माथे पे लगाता है तो उसकी एनर्जी उसमें चली जाती है। एआई तब तक इतना डेवलप ही नहीं हुआ था जितना यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, और ये आप विश्वविद्यालय में बता रहे हो। मुझे याद आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की याद आती है कि जब उनका पैर छुआ किसी विद्यार्थी ने दौड़ करके, तो उन्होंने उससे रोक कर पूछा कि क्यों पैर छुआ? तो कहे आप गुरु हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी देखो वहां है, सारा ज्ञान यहाँ है, यहाँ केवल धूल लगी है जिससे तुम भी गंदे हो जाओगे। हमने उस विश्वविद्यालय के इतिहास को भी सुना कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आंदोलन करता था, तो एक वाइस चांसलर ऐसे थे कि जब वाइस चांसलर वाला काम खत्म हुआ तो आके दरी पर बैठे, तो शिक्षकों ने कहा कि हम आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आप हमारे साथ आंदोलन में बैठ गए। तो कहे आप हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं भी तो शिक्षक हूं, उस कुर्सी के खिलाफ कर रहे हो जिससे आपकी असहमति। तब के वाइस चांसलर को इस बात का फर्क पता था कि उस पद पर हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन वो शिक्षकों के साथ खड़ा था। आज वाइस चांसलर को इस बात की पीड़ा है कि दिल्ली, ये आपके जेएनयू में उन्होंने जो अपॉइंटमेंट किए, अभी ठीक कहा जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट ने कि उन्होंने ऐसे अपॉइंटमेंट किए हैं जिनकी क्लास लेने के लिए अटेंडेंस कंपलसरी करना पड़ता है। और हमने अपनी किताब में भी एक अपॉइंटमेंट का चर्चा किया है। पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू में जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि बताओ मार्क्स और लेनिन में क्या अंतर है, तो सामने जवाब है वही 19-20 का। तो वो जब पढ़ाने जाएगा तो क्या करेगा? और तब मैं निकाला नहीं गया था अपने कॉलेज से, हमारे प्रिंसिपल को जाकर के एक प्रोफेसर ने बोला, उन्होंने कहा कि क्लास क्यों नहीं लेते? तो कहे कि पैसा दे करके नौकरी पाए हैं, क्लास भी लेंगे क्या? अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी तो मुकदमा करो ताकि जांच तो हो। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जरा अपॉइंटमेंट तुमने जो किया उसकी जांच करा लो, हम यहां तुमसे कहने आए। कितनों ने घर खरीदे, कितनों ने फ्लैट खरीदा, और कितनों ने अपने बेटे बेटियों को वहां पर अपॉइंटमेंट दिलवा दिया। ये सारे लोग जब भी ऐसा पॉडकास्ट देंगे, ऐसा एक घटिया लेक्चर देंगे जिसमें संस्कृति और मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाएगा। अभी तो हमारे जेनुटा के साथी ने वो बात बोल दी, मैंने नोट किया था सर। एक ही वाक्य में बोला गया, मुझसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कोई नहीं हो सकता, और वो वाक्य जहां खत्म हो रहा था वहां वो कह रही हैं कि मैं जब फैसला लेती हूं तो किसी की भी नहीं सुनती। यही है आयरनी इस देश की। इस समय चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ऐसे ही अंतर विरोधों से देश चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और इसके बाद पॉलिसी हिंदू हृदय सम्राट। एक यूजीसी बिल आने के बाद तेल ही बन गया, इससे ज्यादा और क्या आप सुनेंगे? भाई जातिवाद का इससे नंगा नाच क्या होगा?
और आप आज तक आहत नहीं हुए, जो हर बात पे आहत हो जाते थे कि प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध हो सकता है, और प्रधानमंत्री को जाति की गाली देना, किसको गाली देना है? और तो और आपके यहां को नारे को बदनाम करते हैं। वाइस चांसलर को भी आपकी चिंता है कि 10 साल जेएनयू की इमेज ठीक नहीं थी कि नारे बड़े अजीब लगते थे। नारे लगाने वाले कौन जेल में पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की कब्र खोदने का नारा लगा और कोई जेल में नहीं है। मेरी भावना इस बात से आहत हुई है और मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हूं। एक तो प्रधानमंत्री जी जब सनातनी हिंदू हैं तो कब्र क्यों खोद रहे हो? मुझे तो इस बात से भी पीड़ा है। लेकिन खैर, लौटते हैं उस पॉडकास्ट पर जो हिस्टोरिकल है, और आने वाले दिनों में अगर जेएनयू बचा रहा तो एक सेंटर तो ऐसा जरूर खोलना कि ऐसे पॉडकास्ट का भी एक बार थीसिस बनकर कोई इसका एक्सप्लेन करे कि इसका मतलब क्या है। सुनिए आगे वो क्या कहते हैं। राइट विंग में इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए उनको पीड़ा है कि लेफ्ट विंग इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल। कौन कहता है राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल नहीं है? हम कहते हैं कि राइट विंग के पास इंटेलेक्चुअल है। नाली के गैस से चाय लेफ्ट विंग का तो कोई नहीं बना पाया आज तक, और आप कह रहे हो इंटेलेक्चुअल नहीं है? भाई बादल आने पे बाकी दुनिया में कुछ भी हो जाए, नासा भी नहीं पकड़ पाया था कि रडार भी फेल हो जाता है। अब भाई इंटेलेक्चुअल की पीड़ा उनको है। वो अपने पॉडकास्ट में आगे कहती हैं, वो चिंता अभी जेएनयू प्रेसिडेंट ने कह दिया। मैं तो देखिए हिंदी का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर तो रहा नहीं। प्रोफेसर तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि वो सब भी कैसे प्रोफेसर, आप डीयू में जाकर पूछ लिए। एक नारा क्या लगा दिया ब्राह्मणवाद का। जितेंद्र मीणा के कॉलेज में घुस करके ब्राह्मणवाद जिंदाबाद और जितेंद्र मीणा मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। ये हाल। हमने जितेंद्र से कहा कि आज के भाषण में और ऐसा कुछ धारदार बोलना, क्योंकि जो नारा है वो देश को दिखा रहा है कि ऐसे लोग कैंपस में भर गए हैं। और बहुत अच्छा एक साथी ने कहा, ब्राह्मणवाद से संघर्ष करके जिसको आजादी मिली वही उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इससे देश को बचाने के लिए जितेंद्र मीणा पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। उन्होंने इस तरह की पीड़ा जब व्यक्त की कि आज भी वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहा जाता है। कुलपति में पति का शब्द का अर्थ बहुत गलत है। काश कि वो भाषा विज्ञान या थोड़ा व्याकरण पढ़ी होती। कुछ शब्द हमारे यहां जेंडर न्यूट्रल माने जाते हैं। राष्ट्रपति का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने में राष्ट्रपत्नी नहीं चलता है, ये जेंडर न्यूट्रल शब्द है। और आपको लगा कि नहीं कुलपति नहीं चलेगा तो कुल गुरु चलेगा, तो गुरु भी तो पुल्लिंग शब्द है। यार सोचिए ना, इतना गहराई से वो कभी गई नहीं होंगी, क्योंकि वो आई हैं जहां से, आरएसएस से। वो असली विक्टिमहुड है और उसमें कहां ये सिखाया जाता है कि इतनी गहराई से आप इन चीजों को समझें। कुलपति कहलाने पे पीड़ा होती है। और आगे सुनिए एक एक करके पॉइंट वाइज, क्योंकि भाई देखिए आप प्रधानमंत्री होते तो बिना फैक्ट और बिना आंकड़ों के बात कर सकते हैं। हमने पूरा इंटरव्यू सुना, और एक बार नहीं 2 बार सुना है सर। भले ही उस बीच में मेरे ऊपर क्या गुजरी, लेकिन इंटरव्यू मैंने पूरा सुना। जब देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं तो वाइस चांसलर तो अभी भी उनसे कुछ डिग्री नीचे ही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि आपने उसमें क्या कहा, आरएसएस ने कल्चरल प्राइड दिया है। उन्होंने अपने इस बातचीत में कहा, किसको दिया है? किसको दिया है कल्चरल प्राइड? आप ऐसे इंटरव्यू में आगे जाके कह रहे हैं कि विक्टिमहुड, आप इस शब्द को बयां कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहां पीछे पोस्टर लगा हुआ है बापसा का, और वहां पर जिसकी तस्वीर लगी है कि स्तन ढकने के लिए भी मनाही थी। कोई जाकर रोया नहीं, उसने विद्रोह किया था ताकि उनके भी तन पर लिबास आए, और तुम उन्हें शर्मिंदा करते हो। इस बात की हम कड़ी मजम्मत यहां से करना चाहते हैं। इस देश के दलितों ने, इस देश के पिछड़ों ने और इस देश के आदिवासियों ने कभी भी अपने खिलाफ भेदभाव पर रोना नहीं रोया। उन्होंने संघर्ष किया है। उस संघर्ष का नाम अगर तथागत बुद्ध है तो उसी संघर्ष से कबीर पैदा हुए, रैदास पैदा हुए, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह पैदा हुए। और कभी देखना ज्योतिबा फूले जब भी कुर्सी पर बैठी, उनकी तस्वीर है तो पैर पर पैर रख करके बैठी हुई है। उन्होंने कभी बेचारगी से अपनी बात नहीं की। जिस दौर में इस देश में जंगे आजादी के लिए यह कहा जाता था
कि जिस देश में बहुत सारे लोग नंगे बदन घूमते हैं, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, उस देश में वंचितों शोषितों का एक नायक सूट बूट पहन करके अपने लोगों को मैसेज दे रहा था कि हम भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे। उसने कभी बेचारगी से अपनी लड़ाई लड़ी ही नहीं। तुम्हें इतिहास ही नहीं पता तो तुम विक्टिमहुड का बात बता रहे हो। तो आपने पढ़ा ही नहीं इस चीज को, और इसलिए आप ये कहते हो कि रोना रोते हैं। कौन रोना रोया आपके सामने? किसने जाकर के वहां पर आपसे कहा कि आप हमें कुछ दे दो? आज इस देश को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया है तो इस बहुजन आंदोलन ने पढ़ाया है, सोशलिस्ट मूवमेंट ने पढ़ाया है और संविधान ने पढ़ाया है। इस बात का एहसान इन्हें मानना चाहिए। अगर यह सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी होती तो यह ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा जो आज अभी टेस्ट के रूप में लग रहा है, वो कुछ दिन पहले गांव गांव में लगा करता था। उससे तो आपके इस देश को बराबरी का देश बनाया है, और इसलिए आप उसको चप्पल पहनकर चलने नहीं देते थे, साइकिल पर बैठकर जाने नहीं देते थे, तालाब में पानी जानवर पी सकता था उसके लिए महाड़ आंदोलन किया। और तुम्हारे फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है वो यूट्यूबर बनकर के भीड़ में घुस करके कहता है आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला तो जिंदा कैसे हो। ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, जिसे पता ही नहीं। वो खुद महिला है तो कल कोई महिलाओं के लिए जो जितने कानून बने हैं वो सारे लोग कहने लगे आप कैसे शोषित पीड़ित नहीं हुई। ये तो अपमान करना हुआ। और इस फैक्ट्री ने यही प्रोडक्ट पैदा किए, और इसलिए वो विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं कि रोना रोया। ब्लैक्स की बात करते हो, ब्लैक्स ने भी रोना रोया क्या? अमेरिका क्या इतिहास भी नहीं पता, और गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पढ़नी चाहिए। उन्होंने भी उसमें ब्लैक्स को याद किया, और उससे ज्यादा समर्पित किसने किया? व्हाइट्स को। कि जब ब्लैक्स वहां आंदोलन कर रहे थे तो वहां के व्हाइट्स ये नहीं कह रहे थे कि हम तो थोड़ा ही शोषण कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्यों आप नारा लगा रहे हैं, आप ब्राह्मणवाद क्यों कह रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले कोविड आया था, आप गूगल करके देखिएगा, घुटना दबा करके जिस ब्लैक को एक पुलिस वाले ने मारा था, पूरे अमेरिका में आंदोलन हुआ। और उस समय की गूगल की तस्वीर आपके सामने होगी, घुटने पर बैठ करके व्हाइट्स ने अपने पुरखों की गलती की माफी मांगी थी। इस देश के ब्राह्मणवादियों ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं मानी, इसलिए इस देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ। जहां बीमारी थी वहां इलाज ही नहीं हुआ, और आज आप जिन लोगों ने इलाज किया आप उनको कहते हो कि बीमारी बढ़ाने वाले। आज भी डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने कबूल नहीं किया, और इसी इंटरव्यू में उनको सावरकर की याद आती है। हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल ढंग से वो देना चाह रही थी, वो सावरकर और आरएसएस में भी अंतर बता रही थी। अगर आपने सुना होगा तो देखा होगा कि वो नॉनवेज खाते थे कि नहीं पता नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, भावना हाथ हो जाए तो। क्या खाते थे? अच्छा, मैं नहीं जानता, ये आप लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शाखा नहीं गए, और ये वाइस चांसलर को पता ही नहीं। उनकी एक कामयाबी उन्होंने नहीं बताई कि वो कुछ भी नहीं किए हों, लेकिन माफी मांगने के पहले बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घुमा करते। अगर जेएनयू को आप नहीं बचा पाओगे तो वही बुलबुल वाला चैप्टर अगली बार सिलेबस में ऐड हो जाएगा। एक मगरमच्छ तालाब से निकाल के ले आने वाला और एक बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घूमने वाला। इसलिए जेएनयू पर हमला हो रहा है क्योंकि एकेडमिक सेंस खत्म कर दिया जाए। आप इसलिए इस पर क्या क्या कह रहे हो? आरएसएस ने कल्चरल प्राइड दिया, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र को याद करती है, सुना होगा आपने। और हम कह रहे हैं महाराष्ट्र को जब याद कर रही थी तो उनको फूले नजर नहीं आए। खुद कहां से है? उनका नाम है शांतिश्री। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नाम तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु से हैं, उन्हें पेरियार नजर नहीं आए। और पेरियार के राज्य से आने वाले विक्टिमहुड की बात करते हैं, जिन्हें पेरियार के बारे में पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह से वहां लड़ाई लड़ी थी। और दक्षिण में आज एक हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ये यूजीसी बिल जब आया तो उत्तर भारत में बहुत विरोध हुआ, दक्षिण में नहीं हुआ। क्यों? तो हमने कहा आपने बहुत सारा काम पहले कर लिया, उत्तर भारत में नहीं हो पाया। अभी उत्तर भारत में इसलिए नहीं हो पाया, वहां तो अलग तरह का है। तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी 10% लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आबादी कितनी, पहले ये बताओ तब हम आरक्षण देंगे। आपको वहां विक्टिमहुड क्यों नहीं नजर आया, ये हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उन्होंने लाल बाल पाल का जिक्र किया कि आरएसएस के लोग किसी से भेदभाव नहीं करते। हाय, मतलब ये जो पता ही नहीं था, बहुत सारे आरएसएस वालों को भी नहीं पता होगा जो इनको पता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि सबसे अच्छी बात मुझे आरएसएस की लगी कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। दूसरा, वो सामाजिक काम बहुत ज्यादा करते हैं। आप कह रहे थे ना कि सड़क पर उतरकर विद्रोह क्यों नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं पड़ी।
अगर ज्यादा विद्रोह तेज होगा तो एक काम करने में महारत है, माफी मांग लेंगे। विद्रोह क्यों करेंगे? 100 साल बाद जब हम और आप यहां बात कर रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में संघ प्रमुख का कार्यक्रम, और वहां छात्र संघ के छात्र आंदोलन के लोग जब विरोध कर रहे हैं तो पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है। सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम में यूजीसी का समर्थन कर दिया, पता कि नहीं? अच्छा, ये मेरे समझ नहीं आता कि देश चला कौन रहा है। जिल्ले इलाही कहते हैं कि इस देश में कोई जाति है ही नहीं, केवल गरीब और अमीर है। और आरएसएस प्रमुख कहते हैं 2000 साल तक हमारे लोगों ने जिनका शोषण किया उनको 200 साल तक आरक्षण तो देना पड़ेगा। मैं अगर वो पॉडकास्ट में होते तो उनसे एक सवाल पूछना था, किन लोगों ने शोषण किया? कौन है आपके लोग? वही जो आरएसएस प्रमुख बनते हैं। उनमें तो कोई डाइवर्सिटी आज तक नहीं आई। और आप कह रहे हो कि 200 साल तक तो हमें ये कहना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम देने वाले कौन हो? तुम तो छीनने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे एहसान पर बात करने ही नहीं आए। और उन्होंने कहा कि आरक्षण देना पड़ेगा, देने वाले नहीं। आरक्षण अगर किसी ने इस देश को दिया तो कोल्हापुर रियासत का एक छत्रपति शिवाजी का वंशज छत्रपति शाहू जी महाराज ने दिया, फूले ने दिया, और संविधान बनाकर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। किसी के एहसान से आरक्षण मिला नहीं है, छीना है आरएसएस और बीजेपी ने। और इसलिए ये जो बात कह रहे थे कि ये जो शाखा लगाते हैं उनमें सब साथ में जाते हैं, तब मैं गूगल करने बैठ गया कि जेएनयू की शाखा में कौन जा रहा है। यहां का कोई प्रोफेसर तो उसमें दिखा नहीं। तो वहां पता चला, एक व्यक्ति ने, सर बहुत ऑथेंटिक सोर्स से बता रहा हूं, उसने कहा जेएनयू में शाखा इसलिए लग रही है कि पहले एडमिशन नहीं, पहले शाखा में एडमिशन लो तब पीएचडी में एडमिशन होगा। पहले शाखा में एडमिशन लो तब जाकर के अपॉइंटमेंट होगा। वाइस चांसलर पूरे देश को यह मैसेज दे रही है कि अगर विश्वविद्यालय में तुम्हें परमानेंट होना है तो पहले शाखा में आना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा खतरा इस देश को है। विश्वविद्यालय नाम बना है विश्व से, यूनिवर्सिटी, और तुम्हारी किताबों में लिखा है आनो भद्रो कन्वर्तो दिमाग की सारी खिड़कियां खोल दो, ज्ञान कहीं से आए ले लेना चाहिए। तुमने ज्ञान को भी लेफ्ट, राइट और सेंटर बना दिया, और उसके बाद तुम विश्वविद्यालय को भी मठ बना देना चाहते हो। हम उसके खिलाफ ये आवाज उठाते रहेंगे कि एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर नहीं है ये विश्वविद्यालय, ये सबके लिए होते हैं, और इसलिए जेएनयू के ऊपर हमला किया जा रहा है। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।